हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास के अंदर हमारी सेकंड क्लास है। तो डिपार्टमेंट की हमें सेकंड क्लास चालू करनी है। और आज की क्लास में मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगा और आपको एक नए कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझा, इंट्रोडक्शन सीखा, डिपार्टमेंट के कॉन्सेप्ट सीखे, उसके यहाँ पर एक क्वेश्चन करे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, फिर नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 प्रीवियस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है। कहता है द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ बिंदास लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च इज एड अंडर। कहता है नीचे ना कंपनी का, बिंदास लिमिटेड का प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है दोस्तों। ये किसका गिवन है? कंपनी का एज अ होल। डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएनएल गिवन नहीं है, कंपनी का ट्रेडिंग पीएनएल गिवन है। ये कह रहा है नीचे, कह रहा है प्रिपेयर अ डिपार्टमेंटल अकाउंट फॉर द 3 डिपार्टमेंट ए बी सी मेंशन अबव आफ्टर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन फ्लोइंग। कहते हैं नीचे दिए गए एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट मेंटेन करने हैं, मतलब डिपार्टमेंट के अकाउंट मेंटेन करें, ट्रेडिंग पीएनएल। ठीक है। या आपको कुछ दे रखा है, कहता है परचेजेस, ट्रांजिस्टर, ट्रेप रिकॉर्ड, स्पेयर पार्ट फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब। ये एक ही है पूरा, है ना, ये पूरा एक ही है, स्पेयर पार्ट एंड सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब। दोस्तों ट्रांजिस्टर एंड टेप रिकॉर्डर तो वो हो गया जिससे हम गाना सुनते हैं। ट्रांजिस्टर ये हो गया, एक होता है एम्पलीफायर, तो दैट्स कॉल्ड ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर उसे कहते हैं। तो ट्रांजिस्टर खरीदा, टेप रिकॉर्डर खरीदा, और सर्विस स्पेयर पार्ट फॉर सर्विसिंग एंड रिपेयर जॉब की सर्विसेज से रिलेटेड। सैलरी एंड वेजेस आपको गिवन है, रेंट आपको गिवन है, सन्ड्री एक्सपेंस आपको गिवन है, नेट प्रॉफिट निकाल दिया है क्योंकि ये ट्रेडिंग पीएनएल है कंपनी का। सेल आपको पता है, सेल ट्रांजिस्टर इतने का बेचा, डिपार्टमेंट ए है, ये डिपार्टमेंट बी है और ये डिपार्टमेंट सी है। टेप रिकॉर्डर इतना, टेप रिकॉर्डर कितने के बिके हैं? 1,40,000 के। और सर्विसेज एंड रिपेयर जॉब, मतलब डिपार्टमेंट सी जो है वो प्रोडक्ट को नहीं बेचती, वो सर्विस प्रोवाइड करती है। इनकी सेल सर्विस में होगी, सेल नहीं मानी जाएगी। सेल किसकी होगी दोस्तों? जो प्रोडक्ट बेचती है। मैं कुछ प्रोडक्ट बेच रहा हूं, दैट्स कॉल्ड सेल। ये प्रोडक्ट बेचते नहीं, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए डिपार्टमेंट सी सर्विसेज के नाम पाएगा, सेल नाम से रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये दो तो सेल हो गई क्योंकि ये प्रोडक्ट हो गए, ये गुड्स है, ट्रांजिटर और टेप रिकॉर्डर। पर यहां पर क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट सी है वो गुड्स नहीं बेचते, प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो क्या कहते हैं, सर्विसेज देते हैं। जो ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर बेच रहे हैं ना, हमारी कंपनी के 3 डिपार्टमेंट है। एक डिपार्टमेंट ट्रांजिस्टर बनाकर बेचता है, एक डिपार्टमेंट टेप रिकॉर्डर बनाकर बेचता है असेंबल करके, और तीसरा डिपार्टमेंट उन दोनों को, जो डिपार्टमेंट ए और बी ने बनाकर बेचा मार्केट में कस्टमर को, उस कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई दुविधा होती है, तो उसके लिए सर्विस करेगा डिपार्टमेंट सी। समझ में आ रहा है? 3 डिपार्टमेंट है दोस्तों, डिपार्टमेंट ए, बी और सी। ए क्या करता है? गुड्स बनाकर बेचता है, मतलब ट्रांजिस्टर बनाकर बेचता है। बी क्या करता है? टेप रिकॉर्डर बनाकर बेचता है। और सी क्या करता है? जो इन्होंने बेचा होता है, इस पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड करता है। ये आया समझ में? तो ऐसे चल रहा है ये डिपार्टमेंट 3। तो इसकी सेल मानी जाएगी किसने बेचा, इसकी सेल मानेगी इसने बेचा, इसने कितने रुपए की सर्विस कराई, यही इसकी सेल होगी। पर इसको सेल वर्ड नाम यूज किया जाएगा, इसको सर्विस नाम वर्ड यूज करा जाएगा। स्टॉक दे रखा है 31, मतलब साल के एंड में कितना स्टॉक बच गया? ट्रांजिस्टर इतना का बच गया डिपार्टमेंट ए का, डिपार्टमेंट बी का स्टॉक इतने का बच गया, और सी का कुछ सर्विस रिपेयरिंग रहने बच गई है, रिपेयर करना है, अभी करा नहीं है, रिपेयरिंग बच गई है, तो कुछ इतना बच गया। सर्विस के लिए जो सामान आना था वो इतने रुपए का आया। ठीक है। तो ये कुछ आपको ट्रेडिंग पीएनएल दे रखा है। क्लोजिंग स्टॉक आपको गिवन है, आपको सेल गिवन है, आपको परचेजेस गिवन है, आपको सैलरी रेंट गिवन है। देखो जो बाइफरकेट हो चुकी है वो तो है, परचेज को बाइफरकेट कर रखा है, सेल को बाइफरकेट कर रखा है, क्लोजिंग स्टॉक को बाइफरकेट कर रखा है। बचा सैलरी और रेंट और सन्ड्री एक्सपेंस, ये 3 चीज और बाइफरकेट करनी है, खत्म हो गया अकाउंट। कहता है प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाए। कहता है ट्रांजिस्टर एंड टेप रिकॉर्डर आर सोल्ड एट द शोरूम, सर्विस रिपेयर आर कैरिड आउट एट द वर्कशॉप। ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर बेचे जाते हैं शोरूम में और सर्विसेज दी जाती है वर्कशॉप पे। वर्कशॉप होता है जैसे कि जहां पर काम करने वाला, जैसे कि एक तो शोरूम हो गया, उसके बगल में ही वर्कशॉप होता है, जहां पर अगर जैसे आपने कभी गाड़ी खरीदी हो, बाइक खरीदी हो, तो वहां पर क्या होता है दोस्तों, उस केस के अंदर बाइक खरीदने वाला शोरूम अलग होता है, उसके बगल में सर्विसिंग का शोरूम होता है, दैट सर्विसिंग वो है वर्कशॉप, और बाइक में शोरूम, तो शोरूम के अटैच ही होता है वर्कशॉप। सैलरी एंड वेजेस कंप्राइजेस फॉलो, शोरूम 3/4 एंड वर्कशॉप 1/4। तो 3/4 और 1/4 का मतलब हो गया 3:1। तो सैलरी और वेजेस को किस बेसिस बांटना है? 3:1 में। ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू एलोकेट द शोरूम सैलरी एंड वेजेस सैलरी इनटू 1/2 बिटवीन द डिपार्टमेंट। ओके ओके, एक मिनट, गलत हो गया। यहां पर लिखा हुआ है कि सैलरी और वेजेस में कितना परसेंट पार्ट शोरूम का है और कितना परसेंट पार्ट वेजेस वर्कशॉप का है। तो सैलरी एंड वेजेस
अलग अलग है, चलो इसको मैं बाद में बढ़ाऊंगा, 1 मिनट 2 मिनट दीजिए, इसको मैं बढ़ाऊंगा। पहले यहाँ पर वर्कशॉप रेंट 500 रुपए पर मंथ है, रेंट भी दे रखा है यहाँ पर, और रेंट को इक्वली डिवाइड करना है दोनों डिपार्टमेंट में। ओके, सन्ड्री एक्सपेंस को एलोकेट करना है टर्नओवर के बेसिस पर, ईच डिपार्टमेंट के टर्नओवर के बेसिस पर। टर्नओवर किसे कहते हैं? सेल को कहते हैं। टर्नओवर किसे कहते हैं दोस्तों? सेल को। ठीक है, तो यहां पर आपको मिला है पॉइंट ये। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये रहा, ये तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये अभी नहीं करना, ये नया कॉन्सेप्ट का है। इतनी बातें आपको दे रखी है। चलो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको एक चीज पढ़ानी है, वो बाद में पढ़ाऊंगा, पहले एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले फॉर्मेट बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? स्केल बनाता हूं आपके लिए। ये लो दोस्तों, फॉर्मेट बन चुका है, जल्दी से आप इसको फिल करेंगे। ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, वो थोड़ा मिस्टेक हो गई है, डिपार्टमेंट 2 बना देते, 3 है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्या है नहीं, परचेजेस डाल दो दोस्तों, परचेजेस। तो मुझे बताओ डिपार्टमेंट ए ने क्या क्या परचेज करा परचेजेस में? देखो, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी। ए ने 160 का, बी ने 125 का और सी ने 80 का। ये हो गया 1,60,000 रुपए। यहां पर आपके पास 1,25,000 रुपए, 1,25,000 रुपीज। और यहां पर सर्विसेज के नाम के अलग बनाने पड़ेंगे, स्पेयर्स। जो उसने स्पेयर पार्ट खरीदे हैं ना सर्विसिंग के लिए, सर्विस करने के लिए औजार वगैरह चाहिए, तो स्पेयर पार्ट जो खरीदे हैं उसके लिए अलग लिखना पड़ेगा, वो परचेजेज में नहीं आते। सर्विस डिपार्टमेंट का आपको अलग से रखना पड़ेगा, यहाँ पर बस कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर उसको परचेज में डाल के स्पेयर पार्ट में डालना है, क्योंकि परचेज होते हैं गुड्स के, स्पेयर पार्ट गुड्स नहीं है, वो उनके लिए एसेट, वो एक तरीके से खर्चा तो है, पर खरीदेंगे ऐसे, वो एक शॉर्ट टर्म एसेट मान लेते हैं उसको थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि स्पेयर पार्ट हो गया वो रहेगा जब तक वो खराब, उससे सर्विसिंग करेंगे, जब वो खराब होगा तब बदलेंगे, तो गुड्स नहीं है, स्पेयर पार्ट को नहीं बेचते हम, इसलिए स्पेयर पार्ट खर्चा है इसलिए डाल रहे हैं डेबिट साइड पर। कितना आएगा सर यहाँ पर? 80,000 रुपए। हमने रिपेयर करने के लिए डिपार्टमेंट सी ने स्पेयर पार्ट खरीद लिया, उनके लिए वही उसके लिए गुड्स मानी जाएगी, पर वो इनके लिए एसेट तौर पे यूज करा जाएगा, क्योंकि उससे वो सर्विस करेंगे आगे। इसके बाद यहां पर लिख देंगे बाय सेल, और यहां लिख देंगे बाय सर्विस, क्योंकि ये सेल नहीं सर्विस करेगा डिपार्टमेंट सी, तो यहां डिपार्टमेंट सी की नहीं आएगी, यहां पर इसका नहीं आएगा। सेल कितने की हुई? 1,75, 1,40, 35, 1,75,000, 1,40,000 और 35,000, ये होगी सेल। यहां लिख देंगे, अब लिखेंगे दोस्तों बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक सामने देख रहा है भैया, ये रहा 60, 100, 20, 300, 44, 600 तीनों का, तो 60,100, 20, 300, 44, 600, ये आपको क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है 44, डाल दिया क्लोजिंग स्टॉक। इसके बाद अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर एक लाइन थी, इसके लिए मुझे वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। आप वर्किंग नोट पे आइए, वर्क, और यहाँ पर लिखे सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस। देखो दोस्तों, टोटल सैलरी एंड वेजेस में कुछ पार्ट तो वर्कशॉप का है और कुछ पार्ट आपके पास शोरूम का है। तो पढ़ते एक बार क्या लिखा है सैलरी एंड वेजेस के बारे में, देखो ध्यान देना, मैं इसको बिठोता हूँ एक बार, और लाइन पढ़ना सैलरी एंड वेजेस के बारे में क्या पर लिखा है। यहाँ पर कहता है सैलरी एंड वेजेस कंप्राइजेस एज फॉलो, सैलरी एंड वेजेस को इस तरीके से बांटा गया है। कहता है जितनी भी सैलरी एंड वेजेस उसका 3/4 हिस्सा शोरूम में जा रहा है, शोरूम के वर्करों को पे हो रहा है, और 1/4 हिस्सा वर्कशॉप के वर्करों को पे हो रहा है। आप मुझे बताओ, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए और बी तो शोरूम है, डिपार्टमेंट ए और बी तो शोरूम है, और डिपार्टमेंट सी वर्कशॉप है, ये तो पता है ना आपको। डिपार्टमेंट ए एंड बी क्या है? शोरूम है, और डिपार्टमेंट सी जो है वो वर्कशॉप है। तो पहले मुझे निकालना पड़ेगा कि वर्कशॉप सैलरी कितनी है और शोरूम की सैलरी कितनी है। वर्कशॉप सैलरी कितनी है और शोरूम की सैलरी कितनी है। तो वर्कशॉप कह रहा है कि टोटल सैलरी आपका 48,000 है, टोटल सैलरी एंड वेजेस कितना है 48,000, उसका 1/4 हिस्सा वर्कशॉप सैलरी है, और 48,000 का 3/4 हिस्सा शोरूम सैलरी है। तो 1/4 हो गया आपके पास 12,000 रुपए, और 3/4 आपके पास हो गया 36,000 रुपए, 36,000 रुपीज। तो यहां पर यह पता चला कि डिपार्टमेंट ए में टोटल सैलरी एंड वेजेस में डिपार्टमेंट ए का ये जो 12,000 रुपए है वो तो डिपार्टमेंट सी का है, इसका बटन तो डिपार्टमेंट सी पे पड़ेगा। आपको मैंने अभी भी बताया कि देखो यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट है दोस्तों, पहला ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट और सी डिपार्टमेंट। जो ए और बी डिपार्टमेंट है वो खरीदते हैं प्रोडक्ट को, गुड्स को, और बाहर मार्केट में बेच देते हैं, सेल करते हैं। जो डिपार्टमेंट सी है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो जो डिपार्टमेंट ए बी सी है वो 3 डिपार्टमेंट है, तो ए और बी हो गया शोरूम। शोरूम में क्या होगा? ट्रांजिस्टर और टेप रिकॉर्डर बेचा जाएगा, और इनके सर्विस कहां होगा? वर्कशॉप में। तो एक बात ध्यान रखना, डिपार्टमेंट ए और बी तो शोरूम है,
है, पर डिपार्टमेंट सी क्या है, वर्कशॉप। तो मुझे पता चल गया वर्कशॉप वाले को सैलरी कितनी दी है, 12,000। तो ये तो पूरा बर्डन इस पूरे 48 है। इस टोटल कितना था सैलरी एंड वेजेस, 48,000। 48,000 में से 12,000 का बर्डन तो डिपार्टमेंट सी पे पड़ेगा और 36,000 का बर्डन पड़ेगा डिपार्टमेंट ए और बी पे। अब मुझे जानना है कि 36,000 पे जो अमाउंट है जिसका बर्डन डिपार्टमेंट ए और बी में पड़ा है, तो उसमें से डिपार्टमेंट ए में कितना पड़ा और बी में कितना पड़ा। ठीक है, तो यहां पर मैं करूंगा, यहां लिख सकता हूं शोरूम सैलरी डिवाइडेड इन डिपार्टमेंट ए एंड बी इन 2:1 रेशियो। 2:1 की रेशियो में बांटा, नहीं 1:2 की रेशियो में बांटा है। सर ये कहां लिखा है, ये यहां लिखा है। देखो यहां पर मुझे इसका बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। यहां पर 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, बी और सी। ए और बी है शोरूम, ए और बी डिपार्टमेंट है शोरूम, ए और बी डिपार्टमेंट है शोरूम, और शोरूम वालों को टोटल सैलरी दी 36,000 रुपए। अब मुझे जानना है कि ये 36,000 जो शोरूम वालों को दी, ये तो 2 डिपार्टमेंट हो गए शोरूम, तो इस 36,000 में ए का कितना है, ए का बर्डन कितना जाएगा और बी पे कितना बर्डन पड़ेगा, एलोकेशन करना पड़ेगा मुझे। पर जो सी डिपार्टमेंट वो सर्विस डिपार्टमेंट है, मतलब वो वर्कशॉप है, और वर्कशॉप का मैं ऑलरेडी निकाल चुका क्योंकि वो पहली बाइफरकेट हो चुका। इसको कुछ नहीं करना, ये पहली बाइफरकेट हो चुका। बस 36,000 पे जो 2 पे पड़ रहा है इसका बर्डन, उसको अलग अलग निकालना है। तो इसलिए यहां पर बताया गया, एक लाइन लिखी गई नीचे, कहा कि देखो इट वाज डिसाइडेड टू एलोकेट, बांटेंगे शोरूम सैलरी एंड वेजेस, वर्कशॉप सैलरी एंड वेजेस को नहीं बांटेंगे क्योंकि वो तो एक ही है और उसी का बर्डन एक ही में चलेगा, इन द रेशियो 1:2 बिटवीन द डिपार्टमेंट ए एंड बी। जो शोरूम सैलरी है, शोरूम वर्कर की सैलरी और वेजेस है, उसको डिपार्टमेंट ए और बी में 1:2 के रेशियो में बांटा जाएगा। तो डिपार्टमेंट ए पे कितने का बर्डन पड़ा और डिपार्टमेंट बी पे कितने का बर्डन पड़ा। सर डिपार्टमेंट ए में 36,000 रुपए का है टोटल शोरूम सैलरी, जो डिपार्टमेंट जो ए और बी दोनों डिपार्टमेंट के वर्करों को सैलरी पे करी गई 36,000 रुपए। डिपार्टमेंट ए पे 1/3 का बर्डन पड़ेगा क्योंकि 1:2 रेशियो है, और डिपार्टमेंट बी में 2:3 का रेशियो का बर्डन पड़ेगा। तो 1:3 हो गया आपके पास 24,000 रुपए, नहीं 12,000 रुपए, डिपार्टमेंट 12,000 रुपए हो गया और डिपार्टमेंट बी हो गया 24,000 रुपए। तो अब मुझे बाइफरकेशन मिला कि वर्कमैन सैलरी, जो वर्कमैन वर्कशॉप सैलरी एंड वेजेस है दोस्तों, उसके अंदर 12,000 पे डिपार्टमेंट ए पे बर्डन पड़ेगा, बी पे मिलेगा 24,000 पे और सी पे पड़ेगा 12,000, क्योंकि सी तो वर्कशॉप है। समझने की कोशिश कर रहे हो, वर्कशॉप का तो अलग ही निकाल दिया था पहले ही, और वर्कशॉप एक है दो नहीं, शोरूम 2 है। तो ये 36,000 जो शोरूम का निकला, इसको भी अलग 2 में बांटना पड़ेगा, वो मैंने बांट दिया 12 और 24। ठीक है, चलो ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। और यहां पर तो अभी कुछ नहीं आएगा, इसमें चाहो तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो, चाहो तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हो सीधा सीधा। ट्रेडिंग पीएनएल इकट्ठा बनाकर देखो 2 तरीके से करा जा सकता है। पहला आप जीपी निकाल लो या टोटल नेट प्रॉफिट निकाल लो। सर अगर हम सही तरीके से करें तो जीपी पहले निकालना चाहिए, तो यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो मैंने कहा 1,60,000 कैट सर्कल 1,75,000 प्लस 60,100, यह आ गया 2,35,100, 2,35,100। अब 2,35,100 में यहां मैं लिख दूंगा 2 ग्रॉस प्रॉफिट, 2,35,100 में 1,60,000 गए, यह आ गया 75,100। ठीक है सर, 75,100। इसके बाद इस साइड का बी का टोटल करेंगे 1,40,000 प्लस 20,300, 1,40,000 प्लस 20,300, यह आ गया 1,60,300, 1,60,300, यहां 1,60,300 हो गया, माइनस करेंगे 1,25,000 रुपए, तो यह आ गया 35,300, 35,300। इसका नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इसमें डेबिट साइड ज्यादा है, 80,000 रुपए ज्यादा है, और इसका टोटल करेंगे तो 79,600 निकल के आ रहा है, 80,000 रुपए। तो यहां पर 80,000 माइनस 44,600 माइनस 35,000, तो ये आ गया 400 रुपए का यहां पर नेट लॉस निकल कर आया। तो यहां लिख दिया बाय, सॉरी ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस। तो डिपार्टमेंट ए और बी को तो प्रॉफिट हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, और डिपार्टमेंट सी को लॉस हो गया। अब ट्रांसफर कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस को, तो यहां लिख दिया मैंने बाय ग्रॉस लॉस, और वो 400 रुपए का डिपार्टमेंट बी में सी में हुआ है। ठीक है, यहां लिख देंगे 2 ग्रॉस, यहां पर बाय आएगा, यहां 75,100, 75,100 और 35,300। ठीक है, ये 2 आएगा।
ठीक है सर, इतना हो गया। अब मैं सैलरी एंड वेजेस को डालूंगा, तो टू सैलरी एंड वेजेस, टू सैलरी एंड वेजेस मैंने अलग अलग बार दिया। डिपार्टमेंट ए का सैलरी एंड वेजेस का बर्डन पड़ा, शोरूम था। डिपार्टमेंट ए और बी दोनों का 12,000 24,000 दोनों को मिलाकर 36,000 हो रहा है। जो डिपार्टमेंट ए और बी शोरूम का जो सैलरी था, सैलरी का बर्डन जाएगा वो 36,000 पे जाएगा। उसमें डिपार्टमेंट ए में 12 उसमें 24, और डिपार्टमेंट सी तो वर्कशॉप है इसलिए वो 12,000 पे जाएगा उसका बर्डन। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। इसके बाद यहाँ पर रेंट की बात कर रहा है। रेंट आपके पास 10,800 का है, रेंट आपके पास 10,800 का। इसमें भी मुझे डिवाइड करना पड़ेगा वर्किंग नोट नंबर 2 बनाकर। यहाँ पर लिखना पड़ेगा रेंट, और रेंट में मुझे निकालना पड़ेगा कि रेंट जो मुझे दे रखा है 10,800, इसमें शोरूम का रेंट कितना है और वर्कशॉप का कितना है। तो मैंने कहा शोरूम रेंट अलग कर दूंगा और वर्कशॉप रेंट अलग कर दिया जाएगा। अच्छा, शोरूम रेंट कितना है तो इसके लिए सेकंड वर्किंग, शोरूम वर्कशॉप रेंट 500 रुपए पर मंथ, तो 12 पंजे 60, 6,000 रुपए हो गया भाई। 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से है तो 12 महीने होते हैं तो 6,000 रुपए हो गया वर्कशॉप का रेंट। क्या रहा है? वर्कशॉप रेंट इज 500 पर मंथ एंड शोरूम रेंट इज डिवाइड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड बी। वही पर प्रोसीजर, अगर 10,800 में से 6,000 अगर शोरूम का है, वर्कशॉप का है, 10,800 का टोटल रेंट है, उसमें 6,000 अगर वर्कशॉप का है, हटा दो तो 4,800 रुपए मिल गया। तो ये किसका है? ये आपके पास शोरूम वाले का है। और शोरूम हमारे पे दो है, ए और बी। अगर ए और बी है तो उसको डिवाइड करेंगे 200 में, ये आएगा 2400 इसका पड़ जाएगा बर्डन और 2400 इस पे पड़ जाएगा। और वर्कशॉप कितना है? वर्कशॉप सी है तो 6,000 इस पे पड़ जाएगा। क्लियर है या नहीं बताओ सर, समझ में आया? 10,800 का टोटल रेंट था, जिसमें कहा कि टोटल रेंट में से वर्कशॉप का जो रेंट है वो 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6,000 बनता है साल का, तो 6,000 पे वर्कशॉप का हुआ। और बाकी जो रिमेनिंग बच जाएगा 4,800 वो किसका है? वो शोरूम का है। और शोरूम हमारे पास दो है, ए और बी। 2400 ए पे गया, बी पे 2400 गया, आधा डिवाइड इक्वली बोला था उसने। यहाँ पर क्या लिखा है? डिवाइड इक्वली बिटवीन डिपार्टमेंट ए एंड वर्कशॉप। शोरूम रेंट को इक्वली डिवाइड करना है, वर्कशॉप तो एक ही डिवाइड की करने की जरूरत। अगर वर्कशॉप भी दो होती इधर तब भी मैं दोनों खर्चों को फिर डिवाइड करता रहता। ठीक, शोरूम रेंट, रेंट यहां पर लिख दिया टू रेंट। तो ये आपके पास आ गया, ए और बी डिपार्टमेंट को आ गया। इसको आप इसको जो 2400 लिखा हुआ मैंने इस तरीके से लिख देना, आप इस तरीके से लिख लेना। इस 2400 को मैंने यहां पर करके दिखा दिया, वैसे आप उस तरीके से लिख लीजिएगा। 2400 2400 और 6,000, 2400 2400 6,000। अब यहां पर आएंगे टू सन्ड्री एक्सपेंस। सन्ड्री एक्सपेंस को किस बेसिस पे बांटना है? टर्नओवर की बेसिस पर। तो वर्किंग नोट नंबर 3 बना लिया, यहां पर खत्म होने वाला क्वेश्चन। सन्ड्री एक्सपेंस को किस बेसिस पे बांटना है? एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, दैट इज टर्नओवर क्या है? सेल। और सेल कितनी है? देखो, 1,75, 1,40 और 35,000 सर्विस ही सेल मानी जाएगी। तो यहां पर जो रेशियो बना 1,75,000 रेशियो 1,35,000 रेशियो और 35,000। एक बार मैं चेक करूंगा, 1,40 है। टर्नओवर के बेसिस पर बांटना है सर, ये कहां पर लिखा हुआ है? ये दोस्तों यहां पर लिखा हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंस आर टू बी एलोकेट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ठीक है, अब मुझे बताओ डिपार्टमेंट ए पे कितना जाएगा, डिपार्टमेंट बी पे कितना जाएगा और डिपार्टमेंट सी पे कितना जाएगा। दो शोरूम है और एक आपके पास। तो टर्नओवर सन्ड्री एक्सपेंस है 11,000 रुपए का। कितने का है? 11,000 रुपए का। तो 11,000 मल्टीप्लाई पर 1,75,000 और इनका टोटल क्या आ रहा है? 1,75 प्लस 1,40,000 और 35,000। इसका मैं आपको पहले पिछली क्लास में समझा चुका कैसे करते हैं इसको। 3,50,000। तो अगर 3,50 में 11,000 का खर्चा हुआ तो 1,75 में कितने का? तो 11,000 पहले 1,75,000 से मल्टीप्लाई फिर डिवाइड कर 3,50,000। पहले मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना। इससे क्या होगा? इससे आंसर पॉइंट में नहीं आएगा। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 1,40,000 डिवाइड बाय 3,50,000 और 11,000 मल्टीप्लाई बाय 35,000 डिवाइड बाय 3,50,000। करो सोल्व। 11,000 मल्टीप्लाई 1,40,000 डिवाइड बाय 3,50,000, यह 4,400 रुपये। एंड में जब हो जाए तो टोटल भी कर लेना एक बार। 11,000 मल्टीप्लाई बाय 35,000 डिवाइड बाय 3,50,000, यह 1,100 रुपये। अगर इन दोनों का इन सब का टोटल करेंगे तो 1,100, 4,400 और 5,500। देखो 11 ही आ गया।
ठीक है ना, बराबर है। तो डिपार्टमेंट ए बी सी में सन्ड्री एक्सपेंस को कैसे बढ़ा, 5500, 4400, 1100 बांट दीजिए सर। 5500, 4400, 1100 टोटल कर दीजिए। ठीक है, ये आ गया नेट प्रॉफिट और यहाँ आ गया बाय नेट लॉस। क्योंकि सी वाले पे तो कुछ नहीं हुआ, सारा लॉस ही लॉस है। देखो ये रहा, इन सबको ऐड कर देंगे, लॉस हो जाएगा। 400 प्लस 12,000 प्लस 6,000 और प्लस 1100, ये आ गया 19,500। तो 19,500 यहाँ पर दिख रहा है, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इधर खाली है पूरा। तो 19,500 पूरा का पूरा नेट लॉस हो गया दोस्तों। इसका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल है 75,100, यह है 35,300। 7500, 35,300 माइनस करेंगे। 7500 में माइनस करेंगे 5500, माइनस करेंगे 2400, माइनस करेंगे 12,000, ये आ गया 55,200। 35,300 में माइनस करना है 24,000, माइनस करना है 2400, माइनस करना है 4400, ये आ गया 4500। तो डिपार्टमेंट ए ने 55,200 का प्रॉफिट अर्न करा, डिपार्टमेंट बी ने 4500 का, और डिपार्टमेंट सी ने नेट लॉस हुआ 19,500 रुपए का। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है सर, तो किस तरीके से क्वेश्चन हुआ, अलग तरीके से क्वेश्चन हुआ। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली जरूर ये थी, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को बहुत ध्यान देने वाली बात थी कि यहाँ पर शोरूम और वर्कशॉप को अलग अलग बांटा, और यहाँ पर शोरूम है दो, तो इन दो को अलग से डिवाइड होगा, ये अलग अलग। और यहाँ पर वर्कशॉप एक ही है, तो ये पूरा का पूरा वर्डन इस पर चले जाएगा। और यही चीज प्रोसीजर रेंट पे भी करा हमने। क्लियर है नहीं है? तो यहाँ पर हमने ये वाला क्वेश्चन खत्म हुआ है। सिंपल था, कुछ भी नहीं था। यहाँ पर सेल डाला, सर्विसेज थी, सर्विस डाल दी, स्पेयर पार्ट था, परचेज डाल दी, क्लोजिंग स्टॉक डाल दिया, ग्रोस प्रॉफिट ग्रोस फ्लो निकाला, ट्रांसफर करा, सैलरी वेजेस रेंट और सन्ड्री एक्सपेंस को एलोकेट करा। इन दोनों का एलोकेट जरा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। बाकी अगर वर्कशॉप भी दो होते तो ये 12,000 बाकी सी और डी पे भी बढ़ता। अगर दो होते तो, एक ही था तो पूरा पूरा चले गया वहां पर। ठीक है, चलो अब नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे हम अपना। लो भाई, नया कॉन्सेप्ट। तो नया कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? तो नया कॉन्सेप्ट आपके पास इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। क्या है कॉन्सेप्ट का नाम? इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। ऊपर वाला क्वेश्चन मैं थोड़े स्पीड से कराया है, क्या आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? स्पीड से इसलिए कराया क्योंकि क्वेश्चन करना बहुत सारे हैं हमारे पास। जहां तक है मुझे आपको क्लियर हो गया होगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था, सिंपली हमें एक ट्रेडिंग डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना था, डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएनएल बनाना था। एक बार मैं फिर वो कर देता हूँ, जिसके बाद हमारे पास तीन डिपार्टमेंट थे। पहले दो डिपार्टमेंट को हमने शोरूम बोला और तीसरे डिपार्टमेंट को हमने वर्कशॉप बोला। अब वर्कशॉप का अब क्या हुआ, परचेजेस सबकी तीनों की अलग अलग दे रखी थी। इसका इसके दो की परचेजेस होगी और इनके लिए स्पेयर पार्ट होगा, क्योंकि ये स्पेयर पार्ट खरीदेंगे और उससे सर्विस करेंगे। ठीक है, इन्होंने सेल करेंगे या सर्विसेज देंगे, तो इनका अलग लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक तीनों का पता चल गया। ठीक है, इसके बाद हमने ग्रोस प्रॉफिट और एक का ग्रोस लॉस आया। ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट को हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ग्रोस लॉस को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। जितनी बातें समझने लायक थी वो इन्हीं दो में थी, इसमें भी नहीं थी, क्योंकि इसको हम किस बेस से बांटा, टर्नओवर के बेस से बांट दिया सिंपल। इसमें समझने लायक बात थी कि सैलरी एंड वेजेस को 3 हिस्सों में बांटना है। पहले 2 हिस्सों में बांटा, फिर 2 को फर्दर 3 में बांटा। कैसे? सैलरी एंड वेजेस को पहले हमने शोरूम रेंट और वर्कशॉप पे बांटा। अब वर्कशॉप एक ही है सी, तो इसका बटन तो डायरेक्ट पे चले गया सी पे। अब शोरूम है दो, ए और बी, फिर इसको फर्दर शोरूम का रेंट आया 36,000 पर, 36,000 को फर्दर दो बांटा 1:2 के अंदर। और वर्कशॉप का आया 12,000, तो 12 का 12 एक ही वर्ष। अगर दो होते तो मैं फिर इसको भी कैटेगराइज करता। समझ में आ रहा है? ऐसी सेम रेंट का करा और उसके बाद हमने नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकाला। दोस्तों मुझे नहीं लगता इसके बाद कोई प्रॉब्लम आने वाली है। अब मैं आपको लेके चलता हूं इंटर ब्रांच ट्रांसफर में। और इंटर ब्रांच ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, उससे पहले मैं कुछ बातें लिखवाने हैं। ट्रांसफर मेड बाय one department to another. Transfer made by one department to another department. one department to another department. दोस्तों जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करा जाता है गुड्स को, तो ऐसे को इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कहा जाता है। सिंपली मे बी आइदर रिकॉर्डेड may be either recorded
इंटर ब्रांच ट्रांसफर में दो तरीके से रिकॉर्ड किया जा सकता है, एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस। एट कॉस्ट प्राइस और एट इनवॉइस प्राइस। एट इनवॉइस प्राइस को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, मार्केट बेस्ड प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्केट बेस्ड प्राइस। एट कॉस्ट प्राइस, एट इनवॉइस प्राइस, मार्केट बेस्ड प्राइस। मार्केट बेस्ड प्राइस। जब भी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया जाता है गुड्स को, तो वो गुड्स कॉस्ट पे भी ट्रांसफर किया जा सकते हैं और इनवॉइस प्राइस पे भी। जैसे कि एग्जांपल डिपार्टमेंट ए है, डिपार्टमेंट ए ने कहा डिपार्टमेंट बी से, डिपार्टमेंट बी को गुड्स चाहिए मान लेते, तो डिपार्टमेंट ए ने गुड्स भेजे, गुड्स सेंड करे, और ये गुड्स इनको बनाने पे 100 रुपए लग गए, और जब ये गुड्स भेजे तो 100 में भेजे, मतलब कॉस्ट में भेजे, और कोई भी प्रॉफिट चार्ज नहीं करा डिपार्टमेंट बी से। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी से, डिपार्टमेंट बी को गुड्स भेजे, चाहिए थे डिपार्टमेंट बी को गुड्स, तो जो गुड्स सेंड करे उसकी कॉस्ट तो 100 रुपए है, पर उसमें उसने अपनी लोडिंग जोड़कर, उसने लोडिंग जोड़कर मतलब 25 रुपए की लोडिंग जोड़कर उसको कितने का दिया? उसको 125 रुपए का दिया दोस्तों, और कहा कि भाई मैं नहीं जानता, मेरी तरफ से तो मैंने बनाया और मैं अपना प्रॉफिट तो अर्न करूंगा, मैं अपना प्रॉफिट अर्न करूंगा। इस केस में डिपार्टमेंट कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं, इंटर डिपार्टमेंट है ना, इस में क्या कह रहा है? इस केस के अंदर कह रहा है, कॉस्ट में कह रहा है कि डिपार्टमेंट कह रहा है कि चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट छोड़ो, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट पे देते, जितने का हमने बनाया उतने का भेजते, क्योंकि अपनी तो कंपनी है, एक ही कंपनी के अंदर हो रहा है। ये कह रहा है कि भाई नहीं, हम अपनी परफॉर्मेंस बेकार नहीं करेंगे, हम जितने का बाहर देते उतना का आपको ही देंगे डिपार्टमेंट टू को, क्योंकि हमारी भी तो परफॉर्मेंस खराब हो रही है। मान लो हमारे सारे गुड्स आपको जा रहे हैं, समझ ध्यान सुनो, मान लो मैं डिपार्टमेंट ए हूं, आप डिपार्टमेंट बी हो, अगर मैं सारी कॉस्ट पे कॉस्ट टू कॉस्ट देने लगा तो इसका क्या होगा? इसका ये होगा कि अगर मैं बाहर ना बेचकर आपको ही दे रहा हूं तो सारा का सारा, तो मेरे को तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा, तो मुझे तो बंद कर दिया जाएगा, समझ रहे हो ना, मेरी परफॉर्मेंस तो बेकार हो जाएगी। इसलिए जब मैं आपको क्या दे रहा हूं, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, मैं आपको देखूंगा ही नहीं, मैं मान के चलूंगा नहीं कि भाई हमारी कंपनी है। तो दो तरीके से सोच सकता है एक डिपार्टमेंट। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट पे भी गुड्स ट्रांसफर कर सकता है और इनवॉइस प्राइस पे भी कर सकता है। दोनों मेथड में पढ़ने हैं, और दोनों मेथड पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को जब गुड ट्रांसफर करेगा तो वो कॉस्ट पे भी कर सकता है और वो इनवॉइस प्राइस पे भी कर सकता है। वो अपना लोडिंग भी चार्ज कर सकता है, वो कहता है लोडिंग छोड़ सकता है। तो अगर उसने कॉस्ट पे ट्रांसफर करा, तो हम पहला केस पढ़ रहे हैं, केस नंबर 1, गुड्स ट्रांसफर एट कॉस्ट। अगर उसने कॉस्ट पे ट्रांसफर करा गुड्स, तो इस केस के अंदर क्या एंट्री पास करी जाएगी और कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी? इसके एंट्री क्या करेंगे? एक हो गया डिपार्टमेंट ए, एक हो गया डिपार्टमेंट बी। दोस्तों ध्यान समझेंगे एग्जांपल। एक हो गया डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर करे, गुड्स ट्रांसफर करे ऑफ रुपीज, कितना रुपए के गुड्स ट्रांसफर करे? मान के चलो 30,000 रुपए के गुड्स ट्रांसफर करे डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को, ठीक है। अब इस केस के अंदर जिसने गुड्स ट्रांसफर करे, इस डिपार्टमेंट को बोलेंगे ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट। क्या बोलेंगे इसका नाम? ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट। जिस डिपार्टमेंट ने गुड्स ट्रांसफर करे उसको हम देंगे ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट, और जिसने गुड्स रिसीव्ड करे उसको हम बोलेंगे रिसिप्टेंट डिपार्टमेंट, रिसिपिएंट डिपार्टमेंट बोल लो। जिस डिपार्टमेंट ने गुड्स एंड रिसीव करे उसको बोलते हैं रिसिपिएंट डिपार्टमेंट। तो दो तरीके के गुड्स हो गए दोस्तों, एक हो गया ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट, एक हो गया रिसिपिएंट डिपार्टमेंट। तो जो गुड्स ट्रांसफर कर रहा है उसके बाद उसको बोला जाएगा ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट। ये वर्ड मैंने इसलिए सिखाया आपको, क्यों? और ये जो 30,000 रुपए के गुड्स है ये एट कॉस्ट पे करा है, ठीक है। ये वर्ड मैंने इसलिए सिखाया आपको क्योंकि यहां पर क्वेश्चन के अंदर यूज करा जा सकता है कि ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट और रिसिपेंट डिपार्टमेंट। तो जो गुड्स भेजता है उसको ट्रांसफरिंग कहते हैं और जो गुड्स रिसीव करता है उसको रिसिपिएंट कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इसके अंदर जनरल एंट्री क्या पास होगी? अब 30,000 के गुड्स भेजे, तो इसने गुड्स भेजे और इसने गुड्स रिसीव्ड करे। तो मुझे बताओ, अगर मैं गुड्स भेज रहा हूं तो मैं गुड्स, मेरे गुड्स बढ़ गए या कम हो गए? सर कम हो गए।
और जब मैं आपको दे रहा हूं तो आपके गुड्स बढ़ गए कम हो गए? सब बढ़ गए। तो भाई आपको मैंने जब भेजा तो मेरे से गुड्स कम हो गए, मैं क्रेडिट करूंगा, आपके पास गुड्स बढ़ गए आप डेबिट करोगे। तो एंट्री क्या होगी? रिसिपिएंट डिपार्टमेंट क्या करेगा? डेबिट करेगा गुड्स को, और मैं क्या करूंगा? ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट करेगा गुड्स को। ठीक है, और हम कहां करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। गुड्स का लेन देन आना जाना कहां होता है? ट्रेडिंग। गुड्स अगर आ रहे हैं तो डेबिट करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, गुड्स अगर जा रहे हैं तो क्रेडिट करते हैं। तो क्या एंट्री होगी? एंट्री होगी, देखो जनरल एंट्री यहां पर करेंगे हम। जनरल एंट्री क्या होगी? जनरल एंट्री होगी डिपार्टमेंट, किसको गुड्स मिले? बी को। डिपार्टमेंट बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इस पे गुड्स आए तो ये अपने डिपार्टमेंट बी के ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में डालेगा। और डिपार्टमेंट ए ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि इसने गुड्स भेजे तो किस हिसाब से गुड्स गए हैं। और कितना अमाउंट आ जाएगा? 30,000 रुपए का और 30,000 रुपए का। लो भाई लो, ये था कॉन्सेप्ट, सिंपल कॉन्सेप्ट था कि अगर एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट पे गुड्स ट्रांसफर करता है और वो कॉस्ट पे करता है, तो उस केस के सिंपल एक एंट्री पास करनी है। जिस डिपार्टमेंट ने गुड्स रिसीव करे वो डिपार्टमेंट डेबिट कर देगा, क्योंकि गुड्स का आना डेबिट, और जिस डिपार्टमेंट ने गुड्स भेजे उससे गुड्स चले गए, गुड्स का जाना क्रेडिट। तो एंट्री होगी डिपार्टमेंट बी टू डिपार्टमेंट ए। और ट्रेडिंग अकाउंट लगा लेना, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो डिपार्टमेंट बी ट्रेडिंग अकाउंट टू डिपार्टमेंट ए ट्रेडिंग अकाउंट। डिपार्टमेंट बी के पास गुड्स आए इसलिए डेबिट उसका ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंट ए से गुड्स चलेगा उसका मतलब उसका क्रेडिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर है या नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 खत्म कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 3 हमने खत्म कर दिया दोस्तों। ये देखो, मेक एन अप्रोप्रिएट एंट्री फॉर अ इंटर ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर। डिपार्टमेंट ए ट्रांसफर गुड्स 30,000 टू डिपार्टमेंट बी एट कॉस्ट, लिखना भूल गया ये, एट कॉस्ट। तो इस केस के अंदर क्या एंट्री पास होगी? किसको भेजा? डिपार्टमेंट बी को भेजा डिपार्टमेंट ए ने। तो एंट्री होगी डिपार्टमेंट बी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू डिपार्टमेंट ए ट्रेडिंग अकाउंट। और 30,000 से एंट्री खत्म। क्या क्लियर है या नहीं है? क्या समझ में आई चीजें? बट दोस्तों यहां प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता, ये कॉन्सेप्ट पेपर में आता। पेपर में आता है अगर गुड्स हम इनवॉइस प्राइस पे भेजते हैं तो तब उस केस के अंदर क्या एंट्री करेंगे, और उस केस के अंदर हमें रिजर्व भी बनाना पड़ता है। देखो केस नंबर 2, व्हेन गुड्स ट्रांसफर at invoice price, when good transfer at invoice price, देन उस केस के अंदर क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होनी चाहिए? देखो इनवॉइस प्राइस पे है ना, तो इनवॉइस प्राइस में है तो दोस्तों इस केस के अंदर एक डिफरेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करेंगे यहां पर। ठीक है सर, चलो लिखेंगे पहला पॉइंट, इन केस of goods transfer from one department to another, from one department to another, one department to another, no problem will be arise, no problem will be arise, no problem will be arise if, अगर, कब प्रॉब्लम राइज नहीं होगी? अगर all goods were sold in a year, were sold, all goods, all goods were sold in a year, all goods were sold in a year, in a year नहीं, all goods were sold within a year, within the year, within the year, उसी ईयर में जिस ईयर में गुड्स भेजे गए थे। विदिन द ईयर का मतलब ये हुआ जिस ईयर में गुड्स भेजे गए थे, अगर उसी ईयर में गुड्स बेच दिए गए, बिक गए, इस केस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम राइज नहीं होगी, सिंपल एंट्री पास हो जाएगी। दोबारा समझाओ सर, दोबारा। मैंने कहा कि दोस्तों एक डिपार्टमेंट ए है और एक डिपार्टमेंट बी है। डिपार्टमेंट ए ने 5,000 रुपए के गुड्स भेजे इनवॉइस प्राइस पे जोड़ के साथ, मतलब 5,000 में इनवॉइस प्राइस जुड़ा हुआ है। अगर आपने वो गुड्स बेच दिए फर्दर तो कोई प्रॉब्लम राइज नहीं होने वाली। उस साल अगर आपने सारे के सारे गुड्स बेच दिए तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया बात है, कोई प्रॉब्लम राइज नहीं होगी और आप सिंपल एक एंट्री पास करके खत्म कर दोगे। बट अगर क्लोजिंग स्टॉक बच गया ना दोस्तों, इस केस के अंदर वो प्रॉफिट जो डिपार्टमेंट ए मान चुका है,
दोबारा समझे मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कोई ब्रांच में भी कराया था, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी डिपार्टमेंट पढ़ना हो ना तो ब्रांच के बाद ही पढ़ना। और ब्रांच की लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स भेजा और उसको 100 प्लस 25 रुपए का इनवॉइस जोड़ने के बाद, लोडिंग जोड़ने के बाद गुड्स भेजा। अब ये जो गुड्स आपने लोडिंग जोड़ने के बाद डिपार्टमेंट बी को भेजा, तो जैसी भेजा, ये बिके ना बिके नहीं देखता। डिपार्टमेंट ए ने जैसे ही गुड्स भेजा 125 के रेट से, तो 25 रुपए का प्रॉफिट मान लिया। 25 रुपए का प्रॉफिट उसी वक्त मान लिया। 25 रुपए का प्रॉफिट उसी वक्त मान लिया। अब अगर ये सारे गुड्स बिक जाते हैं तो बिल्कुल ठीक है, मान लिया प्रॉफिट और हो भी गया। बट अगर वो गुड्स नहीं बिकते, तो जो गुड्स नहीं बिके, मान लो इसने 5,000 यूनिट दिया था, 5,000 यूनिट के गुड्स भेजे थे, और सारे के सारे बिक गए, तो सारा का सारा प्रॉफिट होगा जो माना था। जैसे डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को 5,000 यूनिट के गुड्स भेजे और 125 के रेट से, तो भैया डिपार्टमेंट ए ने कहा भाई 5,000 यूनिट और 125 के रेट में 25 प्रॉफिट है, तो 25 मल्टीप्लाई करा, 5,000 इंटू 25, 12 लाख, 1,25,000। इसने 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट मान लिया और ये सोचकर कि सारे गुड्स बिक जाएंगे। अब 5,000 यूनिट अगर बिक जाते हैं तो उसका प्रॉफिट मानना बिल्कुल ठीक है, तो कोई एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर इसमें से अगर 500 यूनिट भी अनसोल्ड रह गए ना दोस्तों, तो जो प्रॉफिट 5,000 यूनिट में माना है ये तो बिकी ही नहीं। इसमें कितनी बिकी? सिर्फ 4500। तो 500 का प्रॉफिट एक्स्ट्रा मान लिया आपने उसके लिए, तो यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। समझ में आ रहा मैं क्या समझने की कोशिश कर रहा हूं? हाँ, इसको करेंगे कैसे वो देखेंगे। पहले मैं कुछ लिखवाता हूं आपको। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2 लिखिए आप। मैंने एक ओवरव्यू बताया आपको उधर कि भाई जो गुड्स, जैसी गुड्स भेजे 5,000, वैसे मैंने 25 के हिसाब से प्रॉफिट मान लिया पूरे 5,000 यूनिट पर। गुड्स बेचे 4500, तो प्रॉफिट 4500 पे होना चाहिए, जितने गुड्स बिकेंगे उतने पे तो होना चाहिए। अब जो गुड्स नहीं बिके उसका प्रॉफिट भी डिपार्टमेंट ए ने मान लिया है। इस केस के अंदर दूसरी एंट्री पास करनी पड़ेगी। आओ जरा, ऑन द अदर हैंड, ऑन द अदर हैंड problem arise on the other hand problem arise when no goods, when problem arise when all goods, no goods नहीं, when all goods are not sold, when all goods are not sold। प्रॉब्लम दोस्तों तब अराइज होगी जब सारे गुड्स बिके ना गए हो। अंडर दिस सर्कमस्टेंस, सॉरी, अंडर दिस सरकम नहीं आ रहा, अंडर दिस सिचुएशन चेंज कर देते हैं हम। अंडर दिस सिचुएशन under this situation appropriate adjustment, under this situation appropriate circumstances होता है ना, circumstances, appropriate situation, appropriate adjustment, sorry, appropriate adjustment कभी कभी निकलता नहीं है, adjustment must be made, must be made अंडर द सिचुएशन। अगर सारे गुड्स नहीं बिके तो जो प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए का है, निकला हुआ है, वो गलत है, क्योंकि इसमें वो गुड्स का प्रॉफिट भी मान लिया गया है जो गुड्स बिके ही नहीं। तो इसलिए मुझे एक अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अरे सोचो, डिपार्टमेंट ए ने 5,000 इंटू 5,000 यूनिट भेजते ही 25 रुपए के हिसाब से प्रॉफिट मान लिया, बिकी ही 4500, और जो 500 यूनिट बिकी ही नहीं उसका प्रॉफिट कैसे मान सकते हो? डिपार्टमेंट ए ने मान लिया, तो जो प्रॉफिट डिपार्टमेंट ए ने माना वो गलत है। तो इसके लिए मुझे इन 500 यूनिट का कुछ ऐसा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जो डिपार्टमेंट ए का प्रॉफिट बिल्कुल सही हो जाए। तो अंडर दिस सिचुएशन appropriate adjustment must be made against the unsold goods, unsold stock goods, कुछ भी unsold goods stock कुछ भी बोल लो, for ascertaining the correct profit or loss, the correct profit or loss। In this case
फोर्थ पॉइंट में लिख लो, इन दिस केस प्रोविजन टू बी मेड फॉर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, प्रोविजन टू बी मेड फॉर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, और नहीं एंड लगाओ, दोनों में प्रोविजन मेंटेन करेंगे, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। द एंट्री फॉर दिस पर्पस, इस पर्पस के लिए क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, तो द एंट्री फॉर दिस पर्पस, इस केस के लिए मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब वो एंट्री क्या है, तो यहां पर लिखना फॉर ओपनिंग स्टॉक के लिए करना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे एक रिजर्व मेंटेन करना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। ठीक है सर, प्रोविजन मेंटेन कर लो, ये रिजर्व बन लो, बात एक ही है। ठीक है, बात एक ही है, प्रोविजन बोल लो, रिजर्व बोल लो। ओपनिंग स्टॉक के लिए रिजर्व मेंटेन कर लो, और फॉर क्लोजिंग स्टॉक के लिए रिजर्व मेंटेन कर लो, ओपनिंग स्टॉक के लिए रिजर्व मेंटेन कर लो, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए रिजर्व मेंटेन कर लो। और सर इसकी एंट्री का लॉजिक क्या रहेगा, आज नहीं सिखाएंगे। इसकी एंट्री का लॉजिक जो है, ये एंट्री जो है हम आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, और विथ एक क्वेश्चन, क्योंकि आज की क्लास में अगर मैंने एंट्री डिस्कस करी तो अभी समझ नहीं आएगी। और अभी समझ क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसके साथ मुझे क्वेश्चन भी साथ के साथ कराना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन कराने का इतना टाइम नहीं है अभी, और भी क्लासेस है। इसलिए दोस्तों अभी के लिए मैं इसको यहीं समाप्त कर रहा हूँ। ये समझ में आ गया कि क्या है एक्चुअल में सिचुएशन समझ में आ गई। फिर भी नई क्लास से स्टार्ट होने से पहले मैं एक बार फिर दोबारा इस सिचुएशन को ब्रीफ कर दूंगा, एक बार फिर दोबारा याद दिला दूंगा आपको किस तरीके है। मुझे एक एंट्री पास करनी पड़ेगी अगर अनसोल्ड यूनिट बच गए तो, उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, प्रोविजन मेंटेन करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक पर। ठीक है, क्या एंट्री होने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको पूरा करेंगे और क्वेश्चन से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।